हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। और उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद जो कुछ स्टूडेंट हैं जो इंतज़ार करते रहते हैं ऑनलाइन क्लासेज का, और बार बार देखते रहते हैं कि क्लास अपलोड हुई कि नहीं हुई। तो उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इतने विश्वास के साथ अध्ययन कर रहे हैं। और मेरा भी प्रयास है कि आपको हर एक चीज़ की जानकारी हो जाए कि पीटीआई के एग्ज़ाम में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो मेरा प्रयास यही है। ठीक है, चाहे आप 20-25 हो, जितने भी हो, लेकिन आप पूरे विश्वास के साथ चैनल पे स्टडी कर रहे हो। अब इसमें कुछ जाने से अक्षर है, कुछ अनजाने से अक्षर है, फिर भी सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो आप इतने विश्वास के साथ में अध्ययन कर रहे हो। प्रयास है, कुछ स्टूडेंट की डिमांड थी सर सिलेबस पूरा करा दोगे ना। तो देखो, जैसे जैसे मुझे टाइम मिल रहा है वैसे वैसे कर रहा हूँ मैं। प्रयास ये रहेगा पूरा तीनों सब्जेक्ट की स्टडी करवाएंगे और देखते हैं बाद में फिर क्या होता है। थोड़ा सा ये था, आपसे भी बीच में बोला था मैंने, थोड़े से अपने क्या सब्सक्राइबर कम पड़ रहे हैं, तो अगर प्रयास करोगे आप तो हो जाएगा सब काम, ये है ना। तो और बाकी मैं तो निस्वार्थ भाव से स्टडी कराता रहूँगा। और सबसे बड़ा तो ये कि आपका किसी का चयन भी हो गया ना, जब भी वो बड़ी खुशी की बात होगी। और मेरा प्रयास है कि कम से कम जो भी आप 20-25 स्टडी कर रहे हो ना, इसमें से कम, हालांकि प्रयास तो ये कि सभी का सिलेक्शन हो जाए, लेकिन सभी का तो अपन आप भी जानते हो मतलब होगा नहीं, है ना। और मेरी तरफ से तो जाए तो और बढ़िया है, मतलब, है ना। लेकिन जितना का भी जितने भी स्टूडेंट का होगा वो बधाई के पात्र होंगे कि आप स्टडी कर रहे हो। तो इस प्रकार से आगे बढ़ते हम। एडिनल ग्रंथि, यानी कि नाम सुना होगा जिसका, एडिनल ग्रंथि। इसको अधिवृक्क ग्रंथि भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अधिवृक्क, अधिवृक्क ग्रंथि भी कहा जाता है इसको। और ये कहाँ पर रहती है? ये रहती है उदर गुहा में। उदर गुहा का मतलब जो पेट का जो है निचला हिस्सा, देखिए ये उदर गुहा में पाई जाती है। और जो रीढ़ की हड्डी है उसके सारे स्थित होती है। तो दोनों जो वृक्क होते हैं ना, किडनियां, उसके ऊपर की तरफ स्थित होती है। दोनों किडनियों के ऊपर की तरफ स्थित होती है। तो ये जो देख रहे हो आप, ये टोपीनुमा आकृति की ये ग्रंथियां पाई जाती है। ये जो ऊपर की तरफ दिख रहे हैं ना आपको, ये ग्रंथि जो है, ये ग्रंथि रहती है एडिनल। ये दोनों तो ये आकार में आप मत जाना, दोनों बराबर आकार के रहते हैं ये वृक्क। ये वृक्कधमनी और वृक्क शिराएं रहती है। तो ये तो उत्सर्जन का तो हमने स्टडी करी ली थी। मेन चलते हैं एड्रिनल। तो ये जो ऊपर देख रहे हो ना, ये है एड्रिनल ग्रंथि। एड्रिनल ग्रंथि संख्या में आपको दिखाई दे रही है, 2-3 संख्या में। जो दायां जो बायां वृक्क होता है ना, उसके ऊपर की तरफ स्थित रहती है। जो एड्रिनल जो ग्रंथियां रहती है, इनका वजन जो है 4 से, पहले तो आप इसका क्या रहती है, ये रहती है पीले रंग की, यानी मानो भूरे पीले रंग की रहती है। पीले या भूरे रंग की। और इनका जो वजन होता है 4 से 6 ग्राम वजन होता है इनका। 4 से 6 ग्राम वजन होता है। और अब देखते हैं इनकी जो संरचना है, अंदर की जो संरचना है वो किसके समान होती है। हमने पहले स्टडी की थी दोनों वृक्कों की। और वृक्कों में प्रत्येक वृक्क के 2 भाग होते हैं, एक तो होता है मेडुला और एक होता है कॉर्टेक्स। तो इसमें एक और ध्यान रखना, इनकी उत्पत्ति कैसे होती है। इनकी उत्पत्ति होती है एक्टोडर्म, एक्टोडर्म एवं मीजोडर्म द्वारा। मीजोडर्म द्वारा क्या है ये भ्रूणीय एक्टोडर्म और मीजोडर्म। ये आपको मैंने पहले भी समझा दिया, याद रखा करो थोड़ा सा आगे ना। जब शुक्राणु और अंडाणु की क्रिया होती है तो युग्मनज बनता है, और युग्मनज से फिर बनता है मोरूला, मोरूला से फिर बनता है ब्लास्टूला, और ब्लास्टूला में जाकर के भ्रूण अवस्थाओं के नाम है। ब्लास्टूला में जाकर के ऐसे 3 जनन स्तर बन जाते हैं। सबसे बाहर का एक्टोडर्म,
बीच वाला मीजोडर्म और अंदर का कहलाता है इंडोडर्म। तो 3 स्तर पाए जाते हैं। जब भ्रूण बनता है यानी बच्चा बनता है ना गर्भाशय के अंदर, तो इन्हीं जनन स्तरों से, ये जनन स्तर रहते हैं, ऐसे कोशिकाएं रहती है जनन स्तर, इन्हीं जनन स्तरों से सभी जो भ्रूण के जितने भी अंग है उनका निर्माण होता है। इसलिए इनको क्या कहते हैं, भ्रूणीय जनन स्तर कहते हैं। तो इसका निर्माण जो होता है जिस समय भ्रूण होता है उस समय एक्टोडर्म और मेसोडर्म द्वारा होता है। अब बढ़ते हैं आगे। एडिनल ग्रंथि की संरचना। एडिनल ग्रंथि की संरचना कैसी होती है, वृक्क के समान। तो यूं मानिए एडिनल जो ग्रंथि है उसके 2 भाग होते हैं। वृक्क के अनुसार संरचना है, बड़ा करके बताते हैं। जैसे ये एडिनल ग्रंथि, तो ये तो बाहरी भाग होता है, बाह्य भाग, और ये आंतरिक भाग होता है। बाहरी भाग में क्या होता है, संयोजी ऊतक भरा रहता है। ये संयोजी ऊतक है, कनेक्टिव टिश्यू। इसी का ये संपुट बना होता है, कैप्सूल कहा जाता है इसको, वृक्क संपुट। ये भी संयोजी ऊतक का बना होता है। तो ये तो होता है वृक्क संपुट। हमारा इनसे लेना देना मेन ये है। तो एडिनल ग्रंथि के 2 भाग होते हैं। जैसे वृक्क की शरण आती ना, वृक्क यानी किडनी, देखिए एक बार फिर, जैसे वृक्क, वृक्क मैंने आपको संरचना बताई थी वृक्क की। ये मूत्र वाहिनी निकलती है। ये एक जो होती है ये वृक्क धमनी रहती है, और जो छोटी रहती है ये वृक्क शिरा रहती है। ये तो वृक्क शिरा, ये वृक्क धमनी रही है, मूत्र वाहिनी ये। और इसमें आपको मैंने समझाया था, इस प्रकार से उभार पाए जाते हैं ये, जिनको पिरामिड कहते हैं। क्या कहते हैं, पिरामिड। तो ये जो बाहरी भाग होता है, ये जो बाहर की तरफ देख रहे हैं ना, ये रेखांक, ये मतलब वर्णांकित भाग, कणिका में भाग जो रहता है, ये क्या कहलाता है, ये वलकुट कहलाता है। जैसे ये वलकुट यानी कोर्टेक्स, कोर्टेक्स कहलाता है। और जो अंदर का भाग होता है, ये जो दिख रहा है ना आपको, ये रेखांकित भाग है, ये कहलाता है मेडुला। ये कहलाता है मेड्यूला, यानी कि मध्यांश, मध्यांश कहलाता है। इस प्रकार से एडिनल ग्रंथि के 2 भाग होते हैं, और दोनों भाग द्वारा क्या होते हैं, हार्मोन स्रावित होते हैं। तो देखते हैं कौन कौन से हार्मोन स्रावित होते हैं एडिनल ग्रंथि से। तो देखते हैं एड्रिनल ग्रंथि, एडिनल ग्रंथि के, एडिनल ग्रंथि, एडिनल ग्रंथि के 2 भाग होते हैं। एक होता है वलकुट, वलकुट, इसको कोर्टेक्स कहते हैं, कोर्टेक्स। दूसरा होता है मध्यांश, नंबर 1। नंबर 2 मध्यांश यानी कि मेडुला। मेडुला आपने पहले भी इसकी संरचना को देखा होगा। इस टाइप से ये 2 भाग होते हैं इसके, एक तो होता है मेडुला और एक होता है वलकुट। तो वलकुट को तो कोर्टेक्स कहते हैं,
मतलब वोल्फुट का दूसरा नाम है अंग्रेजी का कोर्टेक्स, और मध्यांश का नाम होता है मेड्यूला। इस प्रकार से इस जो भाग द्वारा मुख्यतः एक हार्मोन स्रावित होता है जिसका नाम होता है एल्डोस्टेरोन। नाम सुना होगा आपने पहले भी, एल्डोस्टेरोन, एल्डो, या फिर इसका न्यू करके बताते हैं विस्तृत रूप से, क्योंकि ये अपन हमारे को ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन से भाग द्वारा कौन से हार्मोन स्रावित होते हैं। तो ये जो वाला भाग है इसके द्वारा 3 हार्मोन समूह स्रावित होते हैं, यानी 3 प्रकार के 3 हार्मोन वर्ग हैं। इसके द्वारा तो 2-3 स्रावित होते हैं, इसके द्वारा वलकुट द्वारा ज्यादा स्रावित होते हैं, यानी 3 हार्मोन वर्ग। जिसका पहला नाम है, जिसका जैसा नाम है वही उसका कार्य, हमेशा याद रखना, जिसका जैसा नाम है वही उसी का कार्य। जैसे पहला नाम आ रहा मिनरेलोकार्टिकाइड्स, मिनरेलोकार्टिकाइड्स। दूसरा होता है ग्लूकोकार्टिकाइड्स, कार्टिकॉइड्स। तीसरा होता है गोनेडोकार्टिकॉइड्स। इसको लिंग हार्मोन भी कहते हैं, लिंग हार्मोन। नाम आ रहा है मिनरेलोकार्टिकाइड्स, यानी कि जो खनिज लवण होते हैं उनसे संबंधित होता है, अर्थात ये सोडियम, पोटेशियम और क्लोराइड की जो आयन होते हैं ना, उसकी मात्रा का क्या करता है, ये नियंत्रण करता है, और काय में, ब्लड में भी और वृक्क में भी। तो नाम आ रहा है मिनरेलोकार्टिकाइड्स। हमेशा याद रखो, सोडियम, क्लोराइड, पोटेशियम, है ना, आदि जो होते हैं ना लवण, मिनरलों का मतलब होता है लवण, है ना, साल्ट भी बोलते हैं जिनको। इस प्रकार उनकी मात्रा को नियंत्रित करता है। ग्लूकोकार्टिकाइड्स, ग्लूको का मतलब ग्लूकोज, और ग्लूकोज क्या है, एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। तो ये क्या करता है, ग्लूकोज, प्रोटीन और वसा तीनों की मात्रा का क्या करता है, ये नियंत्रण करता है। यहाँ आ रहा है गोनेडोकार्टिकाइड्स, अर्थात क्या आते हैं, लिंग हार्मोन। अर्थात इससे क्या निकलते हैं, लिंग हार्मोन निकलते हैं, जो एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन, उनका स्राव करता है। और साथ में क्या करता है, ये लैंगिक जनन की जो क्रियाएं होती है, बाह्य जननांगों की जो क्रियाएं होती है, उनको नियंत्रित करता है। ये तीनों हार्मोन जननांगों द्वारा, वृषण और अंडाशय द्वारा भी स्रावित होते हैं, लेकिन इसके द्वारा भी ये हालांकि ये कि इससे कम निकलते हैं, तो उनके प्रभाव से क्या हो जाते हैं, ये क्षीण हो जाते हैं। लेकिन बहुत सी बार अगर इन हार्मोन की मात्रा में अधिकता हो जाती है तो स्त्रियों में क्या आ जाते हैं, दाढ़ी मूछ आ जाते हैं, इस चेहरे पर बाल आ जाते हैं, जिसको क्या कहते हैं, हिरसुटिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं, हिरसुटिज्म। इस प्रकार से ये, तो आगे बढ़ते हैं। इसके अंतर्गत कौन सा हार्मोन आता है, इसमें एक ही हार्मोन है, इसका नाम है एल्डोस्टेरोन, एल्डोस्टेरोन। और इसमें आते हैं कार्टिसोल, दूसरा होता है कार्टिसोन, ये तो इसमें आते हैं। और इसमें आते हैं 3 हार्मोन। नंबर 1 में एस्ट्रोजन, दूसरा होता है प्रोजेस्टेरॉन, और तीसरा होता है टेस्टोस्टेरोन, तो आपको पता होगा
ये तो नर जनन हार्मोन है और ये दोनों मादा जनन हार्मोन है जो अंडाशय द्वारा स्रावित होते हैं, जो कि ये जो है ना तीसरे वाला ये वृषण द्वारा स्रावित होता है ये। लेकिन ये अब देखो आश्चर्य वाली बात है ना, एडिनल ग्रंथि द्वारा भी ये लिंग हार्मोन स्रावित हो रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि मतलब जो जनन क्रियाएं होती है उसके समय जनन क्रियाएं होती है उसी प्रकार से ये कार्य करते हैं। ये इनका अगर कम मात्रा रहे तो इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर इनकी अधिकता में होगी तो फिर क्या होगी, मतलब स्त्रियों में क्या आ जाते हैं, दाढ़ी मूंछ आ जाते हैं। तो आजकल तो ये मतलब भयंकर बीमारियों की देखा होगा आपने, हर कोई के क्या है मतलब दाढ़ी मूंछ आ रहे हैं। तो ये कैसे होता है ऐसा, मतलब ये होता है आजकल के खान पान के कारण, क्योंकि इस प्रकार के पदार्थ खाते हैं कि उनके कारण हार्मोन्स में क्या, आपने देखो कम उम्र में क्या है, थायराइड की प्रॉब्लम हो रही है, बहुतों में थायराइड की प्रॉब्लम हो रही है। तो जो खान पान ऐसा हो गया उसके कारण हार्मोन जो है ना असंतुलित हो जाते हैं, और ये ऐसे मतलब ऐसे रोग है हार्मोन के जो अमूमन बहुत ही कम कुछ ही रोग है जो ठीक होते होंगे, या फिर जिंदगी भर ट्रीटमेंट चलता है। वो टेबलेट लेते रहो या इंजेक्शन लेते रहो तो नियंत्रण में रहेगा, अन्यथा वो छोड़ते फिर वो बाहर हो जाते हैं। जिसके आप देखो थायराइड की प्रॉब्लम होगी जिंदगी भर थायराइड चलेगा, जिसके डायबिटीज शुगर की प्रॉब्लम होगी जिंदगी भर ही चलेगी, वो समाप्त नहीं होगी वो। तो ये हार्मोन की क्रियाएं है। तो ये जो ये इसके द्वारा जो प्रभावित रोग है अधिकता के कारण उनको यूं मानो कि रोका नहीं जा सकता है। बहुत ही कम ऐसे हैं जो खान पान कम कर देंगे या कुछ ऐसी मेडिसिन लग जाए अपने आप ही आयुर्वेदिक रूप से तो ठीक हो सकते हैं, अन्यथा ठीक नहीं होते हैं। ये एक बार प्रॉब्लम होगी ना दाढ़ी मूंछ की तो फिर होएगी भी आती रहेगी। इसलिए आप देखो कई महिलाएं मतलब सेविंग के लिए तो नहीं जाती कर, ऐसा नहीं कर सकते हैं जैसे ब्यूटी पार्लर के जाती है, तो कई बार इस टाइप से करते हैं। तो बहुत की आम प्रॉब्लम है, खाए के कारण होता है ये। जैसे देखिए पिज्जा, मैगी, मेमो चल रहा है आजकल, है ना, न जाने क्या क्या नाम मुझे तो बोलना भी नहीं आ रहा। और मतलब हालांकि एक और है क्या विचित्र नाम होते हैं, मतलब ये बर्गर है ना, मडोसा का नहीं मान सकते। मडोसा एक खान पान का एक मतलब दक्षिणी भारत का ये मतलब खाद्य पदार्थ है, तो उसको नहीं बोल सकते। लेकिन जिसमें भी अनावश्यक रूप से साल्ट आते हैं, अनावश्यक रूप से मतलब जो है ना जैसे मैगी आती है कब की बनाई जाती है, कितने सारे साल्ट रहते हैं, और जितने भी ये जो सॉफ्ट ड्रिंक आते हैं उनको मतलब बिल्कुल नहीं पीना चाहिए, अन्यथा ये बाद में जाकर के साइड इफेक्ट करते हैं। तो हार्मोन की जो प्रॉब्लम होती है इन्हीं के कारण होती है। दूसरा, भोजन में कम से कम नमक का सेवन करना चाहिए। अब यूँ मत सोचना कि जो गर्ल्स में प्रॉब्लम होती है ये बॉयज में भी प्रॉब्लम, बॉयज में क्या की प्रॉब्लम हो जाएगी, थायराइड की हो जाएगी, शुगर की प्रॉब्लम हो जाएगी। आपने मतलब एनालिसिस किया होगा या देखा होगा या पढ़ के देखना, ज़्यादातर डायबिटीज की प्रॉब्लम उनके होती है जो मांसाहारी है, मतलब जो मांसाहारी है, अर्थात जो क्या होते हैं एक प्रकार से मतलब नॉन वेज खाते हैं। और नॉन वेज जो खाते हैं उनके अंदर ज़्यादातर जैसे नर्व प्रॉब्लम हो जाती है, डायबिटीज की प्रॉब्लम देख लो आप एनालिसिस करके उनकी होगी ज़्यादातर इस प्रकार से है। तो आगे बढ़ते हैं, मिनरलोकार्टिकाइड्स, ये जो हार्मोन होता है ये देखिए यहाँ पर ये सोडियम आयन और क्लोराइड रिनाइन इनके अवशोषण को बढ़ाता है, यानी वृक्क नलिकाओं में इनका जो अवशोषण होता है ना उसको बढ़ाता है। दूसरा, ये पोटेशियम जो आयन होते हैं इनके क्या उत्सर्जन, इनके उत्सर्जन में क्या करता है, वृद्धि करता है। ये क्या करता है, अवशोषण करता है ना, अर्थात और ये अवशोषण को क्या है, बढ़ाता है किसमें, वृक्क नलिकाओं में। और ये भी वृक्क नलिकाओं में ये वृक्क नलिकाओं में जरूरत से ज्यादा पोटेशियम हो जाता है ना ब्लड में, उसके उत्सर्जन में वृद्धि करता है। कौन सा वाला, ये हार्मोन, एल्डोस्टेरोन हार्मोन। और इसके अलावा ये जो है हार्मोन है रुधिर में, ये जो इनकी मात्रा को क्या करता है, नियंत्रित भी करता है। अगर इस हार्मोन में थोड़ी सी कमी होगी, थोड़ी सी बढ़ोतरी हो जाएगी तो फिर ये क्रियाओं को क्या करेगा, प्रभावित करेगा। उसी प्रकार देखिए ग्लूकोकार्टिकाइड, इसमें आते हैं कार्टिसोल और कार्टिसोन, ये महत्वपूर्ण हार्मोन है। ये क्या करते हैं, ये करते हैं रुधिर में ग्लूकोज यानी कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज
प्रोटीन, फैट, प्रोटीन, वसा, यानी ग्लूकोज, प्रोटीन, वसा, इनकी मात्रा को क्या करते हैं, ये नियंत्रित करते हैं। इनके हमेशा याद रखना, मात्रा को क्या करते हैं, नियंत्रित करते हैं। दूसरा है ये जल एवं लवण, जल व लवण की मात्रा को क्या करते हैं, संतुलित करते हैं। हमारे शरीर में जल और लवणों की मात्रा को क्या करते हैं, संतुलित करते हैं। एक और है, इसकी विशेषताएं खासकर इसमें शायद नीचे का जगह दिखाई दे, इसलिए ऊपर लिख रहा हूँ। इसमें इसी में चल रहे हैं हम। ये जो हार्मोन होता है ना, इसी में ये जो हार्मोन होता है ये क्या करता है, एक प्रकार से प्रदाह रोधी, प्रदाह रोधी, प्रदाह रोधी यानी सामान्यतः जो दर्द होता है तो क्या है, दर्द की क्षमताओं को क्या करता है, मतलब कम करता है, यानी एंटी इन्फ्लेमेटरी का काम करता है। प्रदाह रोधी का मतलब है एंटी इन्फ्लेमेटरी का काम करता है। याद रखना, शब्द पे गौर करना, इन्फ्लेमेटरी है ना, अर्थात प्रदाह रोधी होता है। ये दर्द में काम करता है, दर्द की क्षमताओं को कम करता है। आपने देखा होगा आइबुप्रोफेन, कोमलीफ्लाम, उस पर साथ पढ़ के देखना, उस पर लिखा होता है इन्फ्लेमेटरी अर्थात दर्द निवारक का काम करता है ये। और इस प्रकार से क्या होता है, ये होता है एक प्रकार से प्रतिरक्षी संदमक का काम भी करता है। कौन सा, ये वाला है नंबर, इसमें चल रहे हैं, जगह नहीं थी ना, इसलिए ये क्या करता है, प्रतिरक्षी संदमक का कार्य भी करता है। प्रतिरक्षी संदमक हमारे शरीर में जरूरत से ज्यादा एंटीबॉडीज बन जाते हैं, तो फिर ये जरूरत से ज्यादा एंटीबॉडीज बनता है, वो भी हानिकारक होते हैं। हमारे शरीर में जो होते हैं ना, वो लाभकारी कोशिकाओं को नष्ट करने लग जाते हैं। तो ये कब काम आते हैं, ये अच्छा, एक और है, जब अंग ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया जाता है ना, तो प्रतिरक्षी संदमक नामक इंजेक्शन दिए जाते हैं। इनको क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, इनको बोलते हैं इम्यूनोसुप्रेसेंट, इम्यूनोसुप्रेसेंट कहते हैं इनको इम्यूनोसुप्रेसेंट भी कहते हैं। तो कब दिए जाते हैं ये, जब अंग ट्रांसप्लांट करते हैं। देखिए हमारे शरीर में अगर इनकी संतुलित मात्रा, पर्याप्त मात्रा, तो वो ऑर्गन को क्या कर लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे ये। और अगर इनकी मात्रा में कमी आ गई तो ये ऑर्गन को क्या है, एक्सेप्ट नहीं करेंगे, फिर क्या कर देंगे, ये एक तरह से मतलब क्या करेंगे, उसके ऊपर आक्रमण कर देंगे। वो जो अंग लगाया जाएगा ना, उसके ऊपर हमारे शरीर का जो प्रतिरक्षा तंत्र है वो क्या है, विरोधी जो अंग है, यानी उसको विजातीय मान करके उसके ऊपर क्या कर देगा, आक्रमण कर देगा। इसलिए क्या होंगे, उस अंग को स्वीकार नहीं करेंगे। तो ये स्वीकार कराने के लिए भी ये इंजेक्शन दिए जाते हैं। दूसरा होता है, ये एंटी एलर्जी के रूप में भी काम करता है, काय के रूप में, एंटी एलर्जी। तो पहला, दूसरा, ये तीसरा हो गया इसका, एंटी एलर्जी के रूप में भी काम करता है। इस प्रकार से इस हार्मोन के किसके थे कार्य, ग्लूकोकार्टिकाइड्स अर्थात कार्टिसोल और कार्टिसोन के कार्य थे। तीन मुख्य, ये 5 हो गए, बल्कि ये मानो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, 4, 5, इस प्रकार से है। और बाकी है गोनेडोकार्टिकाइड, इसमें 3 जनन हार्मोन स्रावित होते हैं। और इसमें आपको मैंने पहले बताया दिया था, ये क्या है, ये जो हार्मोन थे, बाह्य जो जननांग होते हैं उनकी क्रियाओं को क्या करते हैं, नियंत्रित करते हैं। और अगर इन हार्मोन की मात्रा में अगर वृद्धि हो जाती है तो फिर क्या है, हिर्सुटिज्म नामक, दीर्घलोकता भी बोलते हैं, तो हिर्सुटिज्म नामक रोग हो जाता है महिलाओं में, जिसमें दाढ़ी मूंछे आ जाते हैं। इस प्रकार से ये हार्मोन है। अब चलते हैं, तो ये थे एड्रिनल ग्रंथि के कौन से भाग के द्वारा थे, वलकुट द्वारा स्रावित थे। और अब चल रहे हैं किसके द्वारा, मध्यांश द्वारा। तो मध्यांश जो होता है उसके द्वारा 2 हार्मोन स्रावित होते हैं,
यानी मेडुला द्वारा दो हार्मोन, एक तो होता है एड्रीनलिन, जो आपने नाम सुना होगा, एड्रीनल ग्रंथि पे नाम है एड्रीनलिन, और दूसरा होता है नोर एड्रीनलिन, नोर एड्रीनलिन, नोर एड्रीनलिन। तो ये आपको अब क्या कॉपी अगर पढ़ रहे हो ध्यान से तो कॉपी पेन लेके मतलब बैठो, क्योंकि पहले तो क्या एक एक शब्द एक एक लाइन मुझे यहाँ बोर्ड पे लिखता था, उसमें क्या टाइम वेस्टेज भी होता था और बॉक्सों की जरूरत था, ठीक है सर लिख रहे क्या है मतलब, है ना। तो थोड़ा सा मेहनत तो आपको भी करनी पड़ेगी अब। तो अगर पढ़ना है ध्यान से तो कॉपी पेन लेके बैठो, तो जो भी मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि ऐसे तो फिर मतलब जो पढ़ाते ना एक एक लाइन बोर्ड पे लिखी, भाई समझा भी थी फिर बोर्ड पे भी लिखा रहे हैं तो उसमें तो फिर प्रॉब्लम आती है। तो एड्रेनलिन, नोर एड्रेनलिन, ये दो हार्मोन स्रावित होते हैं। अब देखिए एड्रेनलिन, एड्रेनलिन जो है ऐसा हार्मोन है जो हमारे शरीर की सभी क्रियाओं को क्या करता है, उत्तेजित करता है। जैसे कि रक्त दाब बढ़ाता है, हृदय की धड़कनें बढ़ाता है, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाता है ना। तो ऐसी क्रियाओं को क्या करता है, ये उत्तेजित करता है। दूसरा, ये मुख्यतः क्या है, अनुकंपी तंत्रिका जो तंत्र होता है उस पर नियंत्रण करता है। किस पर, अनुकंपी तंत्रिका तंत्र पर नियंत्रण करता है। इसको संकटकालीन हार्मोन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, संकटकालीन हार्मोन। अर्थात ये क्या करता है, ये विपरीत परिस्थितियों का सामना करने की क्षमता प्रदान करता है। जैसे मान लो कोई चीज को लेकर के, मतलब जैसे मान लो कोई व्यापार कर रहे हैं, अब उसमें हानि होगी तो ये दो टाइप की क्रियाएं उत्पन्न करेगा। एक, कई बार तो क्या करेगा, अगर ज्यादा हार्मोन स्रावित हो रहा है ना, तो मतलब उत्तेजित कदम उठाने की ओर अग्रसित करेगा ये। और अगर हार्मोन कम है तो संतुलन रहेगा, ठीक है यार हो गया तो हो गया, कोई बात नहीं, अगली बार फिर व्यापार करेंगे, अगली बार ध्यान से करेंगे। तो इसे संतुलन बैठाता है ये। और अगर आपने इसको क्रिमिनल हार्मोन भी कहा जाता है, इसको क्या कहते हैं, क्रिमिनल प्रवृत्ति को बढ़ाता है एड्रेनल हार्मोन। किस टाइप से बढ़ाता है, ये जो ज्यादातर होते हैं ना, जैसे मतलब जो भी क्रिमिनल प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं उनमें सोचने, ये कहने का अर्थ है सोचने समझने की क्षमता क्षीण हो जाती है। जिस मनुष्यों में एड्रेनल हार्मोन की मात्रा ज्यादा होती है उसमें सोचने समझने की क्षमता क्षीण हो जाती है और वो गलत स्टेप उठाते हैं और अपराधी बन जाते हैं। तो अपराधी भी बनाता है एक प्रकार से ये हार्मोन। और नोर एड्रेनलिन, ये जो एड्रेनलिन के द्वारा जो क्रियाएं होती है उसको क्या करता है, प्रेरित करता है। क्या करता है, एड्रेनलिन जो हार्मोन जिन भी क्रियाओं को करता है ना उसको और ज्यादा क्या करता है, प्रेरित करता है। लेकिन कुछ क्रियाओं को वो बढ़ाता है तो कुछ क्रियाओं को क्या करता है, संतुलित भी कर देता है। जैसे उदाहरण के रूप में आपने देखा होगा एड्रेनलिन हृदय की गति रक्त दाब यानी ब्लड प्रेशर बढ़ाता है, लेकिन ये ब्लड प्रेशर को क्या करता है, नॉर्मल करता है, नहीं बढ़ाता है ना। ये रक्तवाहिनियों को फैला देता है, ये जो रक्तवाहिनियां होती है उसको फैला देता है। तो फैला देता है जिसके कारण क्या है, रक्तदाब नहीं बढ़ेगा, रक्तवाहिनियां सिकुड़ेगी, रक्तवाहिनी अगर सिकुड़ जाएगी तो स्वाभाविक रक्तदाब बढ़ेगा और हृदय की धड़कनें बढ़ेगी। आपने देखा होगा सर्दी के दिनों में बीपी के पेशेंट बढ़ जाते हैं। तो बीपी के पेशेंट क्यों बढ़ जाते हैं, क्योंकि सर्दी के दिनों में रक्तवाहिनियां सिकुड़ जाती है। इस प्रकार से बाकी कल स्टडी करेंगे, एक बार कल आपको अच्छी तरह समझाने के लिए एक बार फिर इसको रिपीट कर देंगे। थोड़ा सा इसको अब ऊपर उठाएंगे ताकि ये जो है ना सारी क्रियाएं एक साथ आ जाएगी, आपको देखना है इसमें इसके अंतर्गत है, बाकी कल स्टडी करेंगे।